आनिक्य आर्या को लेकर ठाकुर हवेली आ गया। सभी ने जब दरवाजे से आते जोड़े को देखा तो उनके लब मुस्कुरा दिए। आनिक्य ने आर्या को गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाया हुआ था और धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। जब नित्या जी और अभिमन्यु जी अपनी बेटी को सही सलामत मुस्कुराते हुए देखा तो उनकी सारी परेशानी एक झटके में गायब हो गई। आर्या मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? दोनों उसके पास आए और आर्या को अच्छे से देखने लगे। तभी उनकी नजर उसके माथे पर गई जहां हल्की सी चोट लगी थी जो उसके बालों से ढकी हुई थी। आर्या, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? और तुम रात में कहाँ चली गई थी? अभिमन्यु जी ने चिंता से पूछा। तभी आनिक्य ने जवाब दिया, हम बैठकर बात कर सकते हैं। अभी आर्या को आराम करने देना चाहिए। सभी को उसकी बातें सही लगी। आकृति आगे आई और आर्या को साथ लेकर अपने रूम में चली गई। अब हॉल में सबकी नजरें आनिक्य के ऊपर आ गई। अभीर, जो अभी तक शांत था, उसने पूछा, तुम्हें आर्या कहाँ मिली? आनिक्य ने बिना किसी भाव के कहा, जिसने भी आर्या को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी उसे सबक मिल चुका है। पर वो कौन था? अभीर ने उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अपने सवाल को दोहराया। आनिक्य ने भी नहीं छुपाया और बोला, वो वर्मा फैमिली की बेटी अवंतिका वर्मा थी जिसने आर्या को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वक्त पर पता चल गया और अब वो अच्छी हालत में तो बिल्कुल नहीं है। अवंतिका का नाम सुनकर अभिमन्यु जी और नित्या जी हैरान रह गए। वहीं अभीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर और बात करने के बाद आनिक्य वहां से चला गया। वो सीधा राणावत हवेली गया क्योंकि उसे अपने भाई की तरफ से मैसेज मिला था वहां आने के लिए। जैसे ही वो अंदर गया उसे रोने की आवाज आने लगी। शेखर जी, कुछ करिए, मेरे पिता अभी भी गायब है और मैंने सोचा कि वो बिजनेस की वजह से बाहर गए हैं, लेकिन इतना समय हो गया और वह अब तक नहीं लौटे। जब मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा तो उसे भी कुछ पता नहीं था। वो विदेश जाने से पहले ही गायब हो गए। ये सब बताते हुए रश्मि राणावत बुरी तरह रो रही थी। रिवान ने उन्हें गले लगाया हुआ था और शांत कर रहा था, लेकिन उसकी तिरछी नजरें अभी भी श्रद्धा को देख रही थी, जो इस वक्त उसके भाई के साथ बैठी थी और दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। तभी एक ठंडी आवाज सबको सुनाई दी, जिसे सुनकर रश्मि राणावत रोना भी भूल गई। आप ये कहना चाहती है कि इस उम्र में नाना जी का किडनैप हो गया है और अभी तक किडनैपर ने पैसे मांगने के लिए फोन भी नहीं किया? आनिक्य अपनी ठंडी आभा के साथ सभी के बीच जाकर सिंगल सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाया और गहराई से रश्मि राणावत को घूरने लगा। उसके घूरने भर से ही वो अब रोना जारी नहीं रख सकी और डर कर दूसरी दिशा में देखने लगी। कोई और भी कारण हो सकता है आनिक्य, मुझे लगता है तुम्हें जांच करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुमसे बेहतर तरीके से कोई भी गायब हुए व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता। मैं चाहता हूं तुम इस मामले को संभालो, शेखर राणावत ने सीरियस होकर कहा। आपको सच में लगता है कि गायब करने वाला ही अब खोजने वाला बनेगा? आनिक्य ने मन ही मन खुद से कहा। रिवान भी बोला, भाई आपकी पावर बहुत ज्यादा है, अगर हम नाना जी को ढूंढने तो आपकी जितनी पहुंच है उसे देखते हुए वो हमें जल्दी मिल जाने चाहिए। आनिक्य ने उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरा, जिन्हें देखकर वो दंग रह गया। आज से पहले रिवान ने अपने भाई की आंखों में इतना अजीब महसूस नहीं किया था। वो डर गया और उसने फिर से उन हेजल आइज में देखने की हिम्मत नहीं की। आखिर में जाते जाते आनिक्य ने एक ही जवाब दिया, मैं अपने नानाजी को जरूर ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद वो वहां से चला गया। कार्तिकेय भी श्रद्धा को लेकर बाहर चला गया। अब से को स्वर्ग महल में ही रहने वाले थे। पहले उसने सोचा श्रद्धा को वहां अकेला महसूस होगा, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि श्रद्धा खुद ऐसा चाहती थी। अगली सुबह कॉलेज के गेट पर आर्या मिहिर का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकली।
सभी स्टूडेंट जो अभी ही आए थे और कुछ जिन्होंने अभी ही गेट के अंदर एंट्री ली थी, अपने कॉलेज के दो प्रसिद्ध चेहरों को देखकर सभी अपनी जगह पर रुक गए। आर्या बिना किसी पर ध्यान दिए हमेशा की तरह आगे बढ़ी कि तभी उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वो अवाक खड़ी ऊपर की तरफ देखने लगी। इंस्टीट्यूट के बड़े से गेट के ऊपर सच में एक फ्लावर शावर मशीन रखी गई थी और उसमें से फूल निकलते हुए उसके ऊपर गिर रहे थे। इस माहौल को देखकर हर स्टूडेंट उस जगह खड़े हो गए। तुरंत आर्या को घेर लिया गया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर जो आर्या की आंखें ही फटी की फटी रह गई। फूलों की बारिश हो रही थी। एक लाइन में खड़े स्टूडेंट कुछ लेटर्स को पकड़े खड़े थे और किसी के हाथ में बहुत सारे बलून्स थे। उन लेटर्स को जोड़कर जो शब्द बन रहा था वो था, आई लव यू मिस ब्यूटीफुल। आर्या ने हैरानी से सब कुछ देखा और अपने बालों को झटकते लगी जिन पर फूल गिरे हुए थे। तभी अचानक से वो चौंक गई क्योंकि एकदम से कोई उसी सामने एक घुटने पर बैठ गया। उस लड़के का चेहरा लाल गुलाब के फूलों के बुके से ढका हुआ था। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां जमा थे और इस मंजर को देख रहे थे। जैसे ही उसने अपने चेहरे से बुके हटाया तभी जिन स्टूडेंट ने बलून्स पकड़े हुए थे उन्हें आसमान की तरह छोड़ दिया और एक साथ कई सारे लाल रंग के बलून्स ऊपर आसमान की तरफ उड़कर जाने लगे। आई लव यू आर्या। जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। कल जब तुम नहीं आई तो तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो गया और मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उस लड़के ने अपनी जेंटल वॉइस में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सभी स्टूडेंट जोर जोर से हूटिंग करने लगे। हाँ कह दो, इतना रोमांटिक बॉयफ्रेंड मिलना किस्मत की बात है। हमारा इतना हैंडसम सीनियर सबके सामने अपने दिल को खोलकर रख रहा है। उसमें सच में हिम्मत है। हाँ ये हमारे कॉलेज का सबसे रोमांटिक प्रपोजल है और ये दोनों एक साथ सच में बेहद अच्छे लगेंगे। ऐसे ही सभी स्टूडेंट उन्हें एक कपल की तरह देखने लगे। आर्या को बहुत चिढ़ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसा और मन ने बोली, ये पागल मजनू मेरे हाथ से मार खाना चाहता है। इससे मैंने दोस्ती तक करने से मना कर दिया था पर ये फिर से एक नए तमाशे के साथ आ गया। क्या सोच रही हो? देखो हमारा हैंडसम हीरो घुटने पर बैठा इंतजार कर रहा है। उस पर थोड़ी तो दया करो। इतना क्या भाव खा रही हो? भीड़ से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। आर्या से अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तेज आवाज में बोली, इनफ। बंद करो ये तमाशा। उसके चिल्लाने पर सब शांत हो गए और उसे देखने लगे। घुटने पर बैठा लड़का भी उठा गया और बोला, क्या हुआ आर्या? शट अप। मुझे आर्या बुलाने का हक सिर्फ मेरे करीबियों को है और तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती सिवाय इसके कि मेरे भाई ने तुम्हें उस दिन इग्नोर कर दिया था। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती और तुम यहाँ मुझे प्रपोज कर रहे हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसकी आवाज तेज और एरोगेंट थी जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट बस देखते ही रह गए। किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद आर्या गुस्से से वहां से निकल गई। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी सभी स्टूडेंट उसके लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। वहीं वो लड़का गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, तूने क्या सोचकर उसे प्रपोज किया जब उसने तुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी? उस लड़के ने उसका हाथ झटका और गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगा था कि इस लड़की में इतनी हिम्मत होगी कि ये सबके सामने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। कहते हुए वो टेढ़ा मुस्कुराया। उसकी स्माइल देखकर उसका दोस्त बोला, प्रियांक वो तेरी बेइज्जती करके गई है, वो भी सबके सामने, और तू अभी भी स्माइल कर रहा है। प्रतीक तुझे क्या लगता है कि ये ठाकुर फैमिली की प्रिंसेस कोई आसान टारगेट है?
उसने एक शातिर मुस्कान बिखेरते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा। प्रतीक कंफ्यूज हो गया और अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, भाई ये तू बोल रहा है? जहां तक मैंने तुझे जाना है, तेरे लिए लड़कियां सबसे आसान ही होती है, उनमें तुझे एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यू आर राइट। लेकिन इस अर्यांशी ठाकुर की बात अलग है, ये कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं है और इसके ऊपर मेरे चांद का जादू भी नहीं चल सकता क्योंकि इसकी पूरी फैमिली में इतने हैंडसम मेन भरे हुए हैं। 3 भाइयों की इकलौती बहन है, घमंडी और नखरे करने वाली तो होगी ही। जब तुझे पता था तो फिर क्यों अपना मजाक उड़वाया पूरे कॉलेज के सामने? इस बार प्रतीक ने चिढ़कर पूछा। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे कॉलेज में ये बात तो फैल गई ना कि लड़कियों का फेवरेट प्रियांक चौधरी किसी को पसंद करता है। फिर क्या होगा ये तो तू जानता ही है, मेरी गर्ल्स फैंस उसे इस कॉलेज में चैन से तो रहने नहीं देगी। बोलते हुए उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। प्रतीक भी समझ गया और दोनों वहां से अपनी क्लास के लिए चले गए। वही जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरे कॉलेज को ये बात पता चल चुकी थी और कॉलेज फोरम पर ट्रेंड कर रही थी, जहां लड़के खुश हो रहे थे ये जानकर कि उनकी नई बनी ब्यूटी क्वीन ने इंस्टीट्यूट के लड़कियों में मोस्ट पॉपुलर लड़के को रिजेक्ट कर दिया, जिससे अब उन्हें प्रियांक पर हंसने का मौका मिल गया। आर्या जो अभी ही क्लास में आई थी, उसने ध्यान दिया कि दूसरे सेक्शन की कई सारी लड़कियां उनकी क्लास में जमा हुई थी और उसे ही घूर रही थी। एक पल को उसकी आईब्रो उठी कंफ्यूजन में, लेकिन फिर उसने सबको इग्नोर कर दिया और अपनी सीट पर जाने लगी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठने वाली थी, उसे वहां कुछ गिरा हुआ दिखा। वो रेड इंक थी जो थोड़ी सी ही थी, लेकिन अगर वो वहां बैठ जाती तो उसके कपड़े खराब हो जाते और उस हाल में घूमना शर्मिंदगी की बात होती। वो घूमी और उसने सब पर एक नजर डाली, लेकिन लड़कियां जो अभी उसे घूर रही थी उन्होंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और एक दूसरे से बातें करने का नाटक करने लगी। आर्या तिरछा मुस्कुराई और धीरे धीरे चलते हुए उन लड़कियों के ग्रुप के पास आने लगी। उसका एक एक कदम उन्हें डरा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें दबाव महसूस हो रहा था। दबाव तो आना ही था, आर्या का ऑरा ही ऐसा था। वो लड़कियों के ग्रुप के पास आई और अपने हाथों को सीने पर फोल्ड करके शांति से पूछती है, किसका काम है? उसकी आवाज शांत जरूर थी लेकिन बहुत ही दमदार। पूरी क्लास का ध्यान जो पहले से ही उस पर था लेकिन उसे ना देखने का प्रिटेंड कर रहे थे, अब पूरी तरह से उनका फोकस उस तरफ आ गया। तभी उस ग्रुप की लीडर जो तानी थी वो एरोगेंटली कहती है, क्या बोल रही हो? आर्या ने उसे गहराई से देखा। उसके आई कांटेक्ट से तानी को डर लगने लगा, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, बस नजरें हटा ली। उसकी इस हरकत पर आर्या के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। बिना किसी को सोचने मौका दिए उसने तानी को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगी। छोड़ो, क्या कर रही हो? मेरे बालों को छोड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तानी चिल्लाकर बोली, लेकिन आर्या पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पकड़ तानी के बालों पर और कस गई। जितना दर्द उसका बढ़ रहा था, उसी के साथ उसका चिल्लाना भी बढ़ता जा रहा था। पूरी क्लास शॉक होकर आर्या को देख रही थी। सभी लड़कियां उसके इस रूप को देखकर डर से पीछे हो चुकी थी। वही नहीं, लड़के भी बुरी तरह डरे हुए थे, सिर्फ तुषार को देखकर जो आर्या के एंटर करने के बाद ही आया था और दरवाजे पर टिककर सारा तमाशा देख रहा था। आर्या में इतनी ताकत थी कि तानी कितनी भी कोशिश करती उनके चंगुल से निकलने की, लेकिन हर बार नाकाम होती और उसका शरीर उतनी ही बार और तेजी से खींचा जाता। साफ था कि आर्या उस पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर रही है। हर कोई शौक था और उनके मुंह जो खुले थे वो और खुल गए जब आर्या ने अपनी सीट जहां वो बैठती थी उस जगह को तानी के चेहरे से साफ किया। ओह! अगले ही पल सभी लड़के सदमे से बाहर निकल और एक साथ चिल्लाए। वही तुषार हंसा और धीरे से बोला,
इम्प्रेसिव मूव। इसे कहते हैं ईंट का वार पत्थर से। तभी आर्या की सख्त आवाज सभी और के कानों में पड़ी। सो मिस तानी, तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि जो भी तुम करोगी उससे बच जाओगी? मैं पहले दिन कुछ नहीं बोली जब तुम क्लास को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, वो इसलिए क्योंकि आई डोंट केयर। लेकिन आज तुमने मुझसे सामने से पंगा लेने की कोशिश की है तो उस पंगे का स्वाद भी चखना सीखो। एक एक बात बोलते हुए उसने अच्छे से पूरी इंक को तानी के चेहरे पर लगा दिया और जब सह साफ हो गया तब उसे छोड़ते हुए बोली, अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी प्लॉट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अर्यांशी ठाकुर को अगर तुम एक स्टेप गिराओगी तो वो तुम्हें पूरे 10 स्टेप गिरा देगी। सहने की ताकत हो तो ही पंगा लेना, नहीं तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। भले ही वो अब साफ हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से लाल इंक हट भी नहीं सकती थी बिना उसे अच्छे से साफ किया। पूरी क्लास स्तब्ध खड़ी थी और उसके एक्शंस को देख रही थी। जब सबकी नजर फाइनली तानी पर गई तो सभी की हंसी निकल गई। लड़कियां मुंह घुमाकर हंसने लगी, लेकिन लड़के तो कंट्रोल ही नहीं कर पाए और सबके सामने ही जोर जोर से हंसने लगे। सबके ज्यादा तेज कोई हंसा तो वो तुषार था। तानी एम्बेरस हो गई, उसने अपना चेहरा उठाने की हिम्मत नहीं की और तेजी से वहां से बाहर भाग गई। भागते हुए वो रो रही थी और तभी वो किसी से टकरा गई। तानी, जिसका ध्यान सामने नहीं था, टक्कर लगने से गिर गई और उसके घुटने पर खरोच भी आ गई। वो अभी अपनी चोट को ही देख रही थी कि उसे आई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ओह माय गॉड, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तानी ने सर ऊपर उठाया जो उसके सामने माया जायसवाल खड़ी थी। उसे देखकर तानी और बुरी तरह रोने लगी। तभी माया ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी मदद की। अब बताओ क्या हुआ है? उसने सीरियस होकर पूछा। उसने भी सब कुछ बता दिया जो भी क्लास में हुआ। सारी बात सुनने के बाद माया की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और वो गुस्से से बोली, इस नई आई लड़की का बहुत ज्यादा ही हो रहा है। माना बड़े घर की बेटी है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट भी इंडिया की रिप्यूटेड कॉलेज में से है और यहाँ सिर्फ राणावत फैमिली का राज चलता है। पहले इसने सांची को बुली किया और अब तुम्हें। अगर अब उसे रोका नहीं गया तो वो इस इंस्टीट्यूट को अपनी टेरिटरी समझने लग जाएगी। क्लास बी एक लेक्चर पूरा हो चुका था। उसके बाद पियोन आया और बोला, अर्यांशी ठाकुर कौन है? उसका नाम लेते ही पूरी क्लास की नजर आर्या के ऊपर चली गई। वही पायल जो लेट आई थी, उसे क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था, वो ही सिर्फ कंफ्यूज लग रही थी। सभी की नजरों के बीच वो उठी और बोली, मैं हूँ अर्यांशी ठाकुर। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ी हुई और उसने अपना नाम लिया, सभी लड़के तो जैसे उस पर फ्लैट ही हो गए। सबसे ज्यादा तुषार, क्योंकि वो आर्या को पहले ही दिन से काफी एडमायर कर रहा था। आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, इसलिए मेरे साथ चलिए, उसे देखते हुए पियोन ने कहा और क्लास से बाहर चला गया। अर्यांशी भी उनके पीछे ही बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो काफी शांत थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। प्रिंसिपल ऑफिस। आर्या ने अंदर आने की परमिशन मांगी। प्रिंसिपल ने परमिशन दी, जिसके बाद वो अंदर आ गई। उसके एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी हस्ती आई हो। उसका चेहरा देखते ही प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आने लगा और वो अपने रुमाल से उसे साफ करते हुए बोला, प्लीज सिट। अर्यांशी ने देखा कि एक चेयर पर माया बैठी हुई है और तानी एक तरह खड़ी रो रही है। उसकी हालत काफी अस्त व्यस्त थी और अभी भी उसने अपना चेहरा साफ नहीं किया था। इस वक्त वो बहुत ही दयनीय लग रही थी। पर आर्या के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। वो बिना किसी भाव के माया के बगल वाली चेयर पर बैठ गई और प्रिंसिपल को देखने लगी। अर्यांशी, आपके खिलाफ तानी ने कंप्लेन की है कि आपने उन्हें बुली किया है, वो भी पूरी क्लास के सामने। आर्या ने एक नज़र दोनों लड़कियों को देखा। जहां
तानी अभी भी डरी हुई लग रही थी, वहीं माया के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था। फिर आर्या ने सीधा प्रिंसिपल को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आपने इस लड़की से ये नहीं पूछा कि मैंने इसका ये हाल क्यों किया है? उसका सवाल एकदम सटीक था। प्रिंसिपल की नजर अब तानी की तरफ चली गई। वो पहले से ही डरी हुई थी, अब तो उसके पसीने ही छूटने लगे। तभी उसकी जगह माया ने जवाब दिया, प्रिंसिपल सर। इस लड़की की बेंच पर इंक गिरी हुई थी तो उसने बिना कुछ सोचे तानी को बालों से पकड़ा और पूरी क्लास के सामने घसीटते हुए उसके चेहरे से इंक को साफ कर दिया। तो मिस माया, आपका ये कहना है कि बिना किसी सबूत के अर्यांशी ने तानी को बुली किया? वो ये जानती ही नहीं थी कि उसकी बेंच को किसके खराब किया? प्रिंसिपल ने एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा। एग्जैक्टली सर, इस लड़की ने बिना सोचे समझे तानी से अपनी दुश्मनी निकाली है क्योंकि उसने क्लास में अर्यांशी के खिलाफ कुछ कहा था। क्या ये सच है? प्रिंसिपल ने आर्या को देखकर पूछा। प्रिंसिपल सर, मेरा रूल एकदम सिंपल है, टिट फॉर टैट। जो भी बातें इसने मेरे बारे में बोली उनका जवाब तो मेरी क्लासमेट्स ने ही दे दिया था और आज जो हुआ उसमें पूरी तरह से तानी का ही हाथ था। पहले मैंने इससे शांति से पूछा, लेकिन जब इसने सीधे सीधे नहीं बताया तो मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। अब रही बात इसकी कि मुझे कैसे पता चला, ये बात उसने माया को देखकर कहा, जो कि उसका ही अगला सवाल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आर्या ने कह दिया। मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि जब मैं इसके पास गई तो तानी के हाथ में रेड इंक के स्टेन्स थे और उसके साथ खड़ी किसी भी लड़की के हाथ पर कोई स्टेन नहीं था। सो सिंपल, वो दाग सूखे हुए थे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे तो है ही, आर्या ने लापरवाही से कहा। अब तो तानी कांप उठी, वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वहीं माया भी थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने कहा, लेकिन सर, जो अर्यांशी ने किया वो बहुत ही क्रूएल था। ऐसा कौन करता है अपनी क्लासमेट के साथ? आपको उसे सजा देनी होगी, नहीं तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे ही बुली होते जाएंगे। प्रिंसिपल सर कुछ कहते उससे पहले पीछे से एक ठंडी आवाज आई जो बहुत ही कठोर थी। कौन है जो मेरी स्वीटहार्ट को सजा दिलाने का सपना देख रहा है?